तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे कि सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, दूरी पढ़े थे, विस्थापन पढ़े थे, चाल पढ़े थे, वेग पढ़े थे और त्वरण तक पढ़े थे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि त्वरण आता कहाँ से है और बल वगैरह, एनर्जी में पावर वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम आज बल पढ़ने वाले हैं, तो बल इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। ये का फॉर्मूला होता है त्वरण गुणे द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास, जो कि आदमी का वेट वगैरह जो होता है, और त्वरण। ठीक है, त्वरण जो पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे, इसको ए से डिनोट कर सकते हैं, इंग्लिश में एक्सेलरेशन होता है। तो बल को एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ बराबर फॉर्मूला हो गया एम बाई ए। एम द्रव्यमान हो गया, यहाँ पे ए त्वरण हो गया, तो बल बराबर क्या हो गया, एफ बराबर एम बाई ए। तो बल निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो गया, मास में गुणा कर देंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ भी देखिए मास में एक्सेलरेशन का गुणा कर देंगे तो बल हो जाएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और गुणा कर देंगे मास का यूनिट क्या हो केजी हो गया। तो बल का यूनिट, बल का क्या हो जाएगा, बल का यूनिट ये पूरा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे केजी। लेकिन ये पूरा मिला के हम लोग इसको न्यूटन लिखते हैं, छोटा यूनिट देते हैं न्यूटन, क्योंकि बल जो न्यूटन बल वगैरह यानी फिजिक्स में जो फिजिक्स का जो नियम है, न्यूटन का नियम 1 2 3, ये सब खोज किसने किया है, न्यूटन ने किया था। इसलिए बल का जो जो एसआई यूनिट है उसका नाम न्यूटन ही रख दिया गया, न्यूटन के पहले अक्षर के नाम से न्यूटन रख दिया गया। ठीक है, लेकिन होता एक्चुअली में है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे केजी। ठीक है, और निकाल कहाँ सकते हैं, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मास के लिए केजी लिखेंगे, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे केजी, लेकिन इसको शॉर्ट में लिखते हैं न्यूटन। तो न्यूटन ने खोज किया, तो इसलिए न्यूटन एन हो गया। ठीक है, एन से डिनोट, एसआई यूनिट को एन से डिनोट करेंगे। लेकिन बल बल आइए बल देखते हैं। बल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये देखते हैं, पहला घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। दो संपर्क सतह के बीच का बल, यानी कि कोई भी दो सतह रहेगा, दो आपस में कॉन्टेक्ट में रहेगा, संपर्क में रहेगा, तो उन दोनों के बीच में घर्षण बल काम करेगा, इंग्लिश में फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करता है, मान लीजिए कि ये है, इस पे ये बल है और ये कॉन्टेक्ट है पूरा, तो ये वाला जो रहेगा इस तरह से देखिए, इस तरह से ये इस तरह से मान लीजिए कि एक है, और एक ब्लॉक ये है, इस तरह से लगा हुआ लगा हुआ। ठीक है, ये जो ब्लॉक है इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है, ब्लॉक 1 क्या है कि इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा, और ब्लॉक 2 जो है इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। मान लीजिए कि ये जमीन हो गया। ठीक है, जमीन हो गया, इस पर कोई भी चीज़ है, एक ब्लॉक है या कोई पत्थर है या कोई भी चीज़ है, ब्लॉक है। ठीक है, और इसको एफ न्यूटन ब्लॉक एक बल लगाते हैं हम लोग, एफ न्यूटन बल लगा के खींचते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, जो ब्लॉक है उससे फ्रिक्शन इधर की ओर खींच रहे हैं ना, इधर की ओर खींच रहे हैं, तो बल जो फ्रिक्शन फोर्स के जो जिधर मूव करता है, मूव किधर करेगा, इधर खींच रहे हैं तो मूव इधर ही करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो मूव जो इधर मूव करता है, जिधर जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स, ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर। फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा, पृथ्वी लगाएगा, ये जो पृथ्वी है वो लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, पृथ्वी लगाएगा। और इसको एफ आर लिखते हैं, तो एफ और आर नीचे चौक में आर लिख देंगे, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, एफ आर को नहीं लिखते हैं, एफ आर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो ये पृथ्वी इस ब्लॉक पे किधर लगाएगा, जिधर मूव करे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए कि एक टेबल है, एक टेबल है मान लीजिए, और इस पर छोटा सा डस्टर या कुछ भी रखा हुआ है, तो डस्टर को हम लोग पूरा इस पर टेबल पर रखा हुआ है, और डस्टर को हम लोग पकड़ के मान लीजिए कि खींचते हैं, ये इधर मूव करेगा, तो टेबल क्या है, टेबल उस पर क्या लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, डस्टर पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, टेबल फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को ही हिंदी में घर्षण बोलते हैं, घर्षण बल। आपस में जैसे कि दो हाथ रगड़ते हैं, तो दोनों हाथ रगड़ते हैं तो क्या होता है, एक हाथ दूसरे हाथ में फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, फोर्स लगाने की वजह से ही गर्मी पैदा होता है, तो उसको ही घर्षण बल कहते हैं। ये जब संपर्क रहेगा, मान लीजिए कि
एक सतह ये है, एक सतह ये है और एक सतह ये है, आपस में संपर्क में ही नहीं है, संपर्क में ही नहीं है, दोनों सतह संपर्क में नहीं है तो घर्षण बल लगेगा ही नहीं। इसलिए लिखा हुआ है दो संपर्क सतह के बीच का बल कहते हैं। ठीक है, संपर्क होना जरूरी है। अब गुरुत्वाकर्षण बल देख लेते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल, इंग्लिश में इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। पृथ्वी होता है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी किसी भी चीज को, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये गेंद है, तो नीचे की ओर आएगा, अपने आप नीचे की ओर आएगा। यहाँ इसको पकड़े हुए हैं, इसको छोड़ेंगे तो क्या आएगा, नीचे की ओर। कैसे आ रहा है नीचे की ओर? क्योंकि पृथ्वी खींच रही है। कोई न्यूटन वाला नहीं है कि न्यूटन एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था, सेब गिरा तो सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो बाद में वो सोचते सोचते पाया कि पृथ्वी में एक बल होता है, पृथ्वी एक बल लगाती है अपनी तरफ, यानी कि कोई भी चीज को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, उस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, उसी बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि इंग्लिश में ग्रेविटेशनल बल। तो न्यूटन ने इसका खोज किया था गुरुत्वाकर्षण बल का, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है कोई भी चीज। तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तीसरा होता है चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल इनकी मैग्नेट जो खींचता है, मान लीजिए कि मैग्नेट है, यहाँ पे या तो मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ या कोई लोहा है, लोहा को भी मैग्नेट खींचेगा। तो कैसे खींच रहा है? बल लगाता है, चुंबकीय बल। जो दिखता नहीं है इसका प्रभाव, मतलब कॉन्टेक्ट में रहने से मतलब नहीं है, दूर से भी खींचता है। तो जो एक्चुअली चुंबक का एक अपना एरिया होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलता रहता है। यहाँ से देखिए, ये मान लीजिए कि चुंबक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकलता रहता है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकलता रहता है, जो कि दिखता नहीं है, अदृश्य रहता है। तो इस फील्ड के एरिया में कोई भी चीज आ गया, मान लीजिए कि उसको खींचने वाला चीज, जैसे लोहा आ गया तो इस तरह से बल लगेगा, खींचेगा आपने, फिर उसको चुंबकीय बल बोलते हैं। विद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जैसे अब देखो ना कि तार खींचता है, बिजली का तार भी अपनी तरफ खींचता है, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ये क्या है कि चार्ज पार्टिकल है, कि माइनस होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इसलिए ये खींचता है अपनी तरफ, पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा हमेशा। ठीक है, तो इसको आवेश कण द्वारा लगाया गया बोलते हैं। ये आवेश कण है। आवेश कण मतलब या तो इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए तो प्रोटॉन होता है, ठीक है, कोई पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस क्या हो गया, एक आवेश हो गया, तो इस कण द्वारा लगाया गया वो। आप अगर ये माइनस चार्ज रहेगा, कोई माइनस चार्ज रहेगा तो उसको दूर भगाएगा, आप पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसको खींचेगा। ठीक है, तो इस वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, यानी कि विद्युत बल बोलते हैं। तो ये सब हो गया, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग कार्य। कार्य यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। कार्य क्या होता है? तो बल में विस्थापन का गुणा कर देंगे तो कार्य निकल के चला आता है, यानी कि फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट, कार्य निकल के चला आता है। तो इसका यूनिट कैसे बनाएंगे? यूनिट इसके एक्चुअली में जूल होता है, लेकिन होता क्या है, बल का हो जाएगा न्यूटन, और विस्थापन यानी कि दूरी तो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसे अभी तो पढ़े थे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक चला तो ये इसका विस्थापन होता है। यहाँ शुरू से लेकर इनिशियल पॉइंट तक ये विस्थापन है, ये वाला लेंथ विस्थापन हो गया, यानी छोटी छोटी दूरी विस्थापन होता है। तो लेंथ ही तो है, तो इसका यूनिट मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन इंटू मीटर होता है इसका एक यूनिट। अब इसी को जूल बोला जाता है, शॉर्ट में इसको जूल बोलते हैं, क्योंकि जूल ने इसका खोज किया था, साइंटिस्ट था जूल, तो इसके नाम पे रखा गया है जूल। न्यूटन इंटू मीटर को भी जूल बोलते हैं। और न्यूटन इंटू मीटर कैसे निकालेंगे, हमेशा इस फॉर्मूला में याद रखना है, बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अगर सीधी लाइन में है, कोई तार सीधी लाइन में है, तार सीधी लाइन में हो रहा है तो दूरी ले लेंगे, क्योंकि दूरी विस्थापन बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से है तो दूरी नहीं लेंगे, विस्थापन लेंगे, ये वाला लेंथ लेंगे, और इसमें जो बल लगाए हैं, मान लीजिए कि बल लगाए हैं, तो उसका गुणा कर देंगे तो जाके कार निकल जाएगा। तो आइए अलग अलग एग्जाम्पल देकर हम लोग समझते हैं कि कार को कैसे निकालेंगे। जैसे कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, इसको 1 न्यूटन यानी कि, ठीक है, मान लीजिए कि 10 न्यूटन बल लगा के, 10 न्यूटन हम लोग बल लगा के खींच रहे हैं, और इसको खींचते खींचते यहाँ तक लेके आ गए। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ से लेके आगे की ओर, फ्रंट की ओर यहाँ तक, ठीक है, ये 10 मीटर चला है। ठीक है, तो 10 मीटर चला, ठीक है, 10 मीटर चला है यहाँ से यहाँ तक। इसका पूछेगा कि इसमें जो फोर्स लगा के यहाँ तक हम ले आए हैं, उसमें कितना कार्य करना पड़ा है हमको। तो कार्य कैसे निकालते हैं? बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन एक सीधी लाइन में हो रहा है, यहाँ से विस्थापन चल कितना रहा है, सीधी लाइन में, तो सीधी लाइन में जो दूरी होगा वही विस्थापन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक चला है तो 10 मीटर विस्थापन ही हो जाएगा। तो 10 मीटर इसका बल हो जाएगा, और गुणे कर देंगे 10 मीटर विस्थापन से,
10 × 10 कितना हो जाएगा? 100। 100 100 क्या लिखेंगे? जूल। ठीक है, जे से डिनोट करते हैं, 100 जूल हम लोग कार किए। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे हम लोग 100 जूल कार किए। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। और दूसरा सिचुएशन देखिए, दूसरा सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि यहाँ से एक ब्लॉक खींच रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खींचे, यहाँ तक खींचे और यहाँ तक खींचे, अब फिर ला के यहीं रख दिए। ठीक है, यहीं पे ला के रख दिए तो बल क्या हो जाएगा? अब बल तो लग रहा है यहाँ पे, तो मान लीजिए कि 1 न्यूटन लग रहा है, कुछ 10 न्यूटन या 15 न्यूटन जो भी रहा होगा। यहाँ से बल लगा, फिर यहाँ से कितने बल लगा, यहाँ से यहाँ कितने में, फिर यहीं पे ला के अगेन यहाँ तक कितने बल लगा। बल तो कुछ लगा, लेकिन विस्थापन क्या हो गया? जीरो हो गया। बल गुणा विस्थापन हो गया ना, तो विस्थापन जीरो हो गया। किसी चीज में जीरो का गुणा करेंगे तो यहाँ पे बल मान लीजिए कि 1 बराबर 1 × 0, विस्थापन यहाँ पे जीरो है, तो क्या आ जाएगा? ओवरऑल जीरो तो आ जाएगा। तो अगर विस्थापित नहीं हुआ ना, एक भी वहीं का वहीं रह गया, बल यहाँ से खींचते खींचते वहीं ला दिए, तो इसका कार्य जीरो माना जाएगा। जबकि हम कार्य तो किए हैं, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ ले जाके फिर रख देंगे, तो एनर्जी हमारा खर्च नहीं होगा। एनर्जी खर्च हुआ, इसका मतलब हम कार्य किया है, लेकिन फिजिक्स में इसको जीरो माना जाएगा। एक्चुअल में हमने कार्य किया है, दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में, मतलब डेली लाइफ में हम देखेंगे तो हमारा एनर्जी खर्च होगा। यहाँ से यहाँ तक ले जाने, यहाँ तक ले जाने, यहाँ तक ले जाने में हमारे एनर्जी तो खर्च होगा। एनर्जी खर्च हुआ, हमने कुछ कार्य किया है, लेकिन फिजिक्स में इसको जीरो माना जाता है। क्योंकि फिजिक्स में इसका जीरो माना जाता है, क्योंकि कुछ कार्य हुआ नहीं, क्योंकि यहीं का यहीं ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो कोई कार्य माना नहीं जाएगा, क्योंकि विस्थापन जीरो है, फॉर्मूला के हिसाब से तो कार्य जीरो हो गया। ठीक है, इस तरह से होता है। दूसरा चीज एक ये चीज है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, इस पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और मान लीजिए कि 10 न्यूटन से हम खींच रहे हैं, 10 न्यूटन से खूब खींच रहा है, और लेकिन ये भारी है, चल नहीं रहा है, लेकिन खींचे जा रहे हैं, 5 मिनट तक खींचे लेकिन चल नहीं रहा है, तो हम तो थक जाएंगे। थक जाएंगे इसका मतलब कुछ कार्य किए हैं, लेकिन फिजिक्स में इसको जीरो माना जाएगा कार्य, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन ही नहीं हुआ ना, विस्थापन यहीं का यहीं रह गया, तो विस्थापन जीरो है। विस्थापन जीरो है तो फोर्स में विस्थापन का गुणा करेंगे तो कार्य जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला के हिसाब से कार्य जीरो माना जाएगा। फिजिक्स में फिजिक्स के हिसाब से चलते हैं, ये फॉर्मूला के हिसाब से ही कार्य माना जाएगा, न कि हमारे हिसाब से। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जैसे कि बल क्या है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है। बल, इसका पूछने का मतलब है कि बल किसका गुणनफल होता है। तो बल किसका गुणनफल अभी पढ़े थे हम लोग, त्वरण और द्रव्यमान का। F बराबर m होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, F बराबर m होता है द्रव्यमान, ए होता है त्वरण। ठीक है, तो एक द्रव्यमान और त्वरण, तो देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, संवेग। संवेग क्या होता है देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा संवेग है। तो संवेग क्या होता है? संवेग इंग्लिश में इसको मोमेंटम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m × v। m का मतलब होता है द्रव्यमान यानी कि मास, और v का मतलब वेग यानी कि वेलोसिटी। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि देखिए वेग, सन वेग, यानी कि वेग में सन लगा हुआ है, सन वेग है, यानी कि एक तरह का वेग ही है, बस वेग में द्रव्यमान का गुणा कर दिया गया है, उसी को संवेग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा? केजी, द्रव्यमान का केजी हो जाएगा, वेग का मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो केजी गुणे मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाएगा केजी। इस तरह से इसका यूनिट बनेगा, केजी रहेगा ये, ऊपर ऊपर रहेगा मीटर, नीचे हो जाएगा इस तरह से सेकंड हो जाएगा। ठीक है, केजी हो गया मास के लिए, मीटर पर सेकंड वेग हो गया, तो मास पूरे वेग के लिए होता है। तो सिंपल है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ देता है। इसके क्वेश्चन जो आएगा आगे बताएंगे। अब अगला टॉपिक, अगला पढ़ते हैं एनर्जी। एनर्जी यानी कि इंजन होता है ऊर्जा। ऊर्जा का भी ऊपर पढ़ते हैं, ऊर्जा के यूनिट जूल होता है। ऊर्जा भी कई टाइप का होता है। ठीक है, तो कार्य का भी एनर्जी जूल होता है, ऊर्जा का भी एनर्जी जूल होता है। ठीक है, कार्य जब हम करेंगे तो ऊर्जा खर्चा होता है इसमें से। एक्चुअली ऊर्जा का डेफिनेशन पूछेगा तो ऊर्जा का डेफिनेशन होता है कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जितनी हमारे अंदर क्षमता रहेगी उसी को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट जूल होता है। ऊर्जा दो तरह का होता है, एक्चुअली बहुत सारा तरह का ऊर्जा होता है, लेकिन अभी हम लोग जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है, दो तरह का ज्यादातर पूछता है। एक तो गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का इंग्लिश होता है काइनेटिक एनर्जी, इसलिए इसको के से डिनोट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा का इंग्लिश होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसको पी से डिनोट करते हैं। गतिज ऊर्जा यानी कि कोई भी चीज में गति रहेगी, मान लो कि एक बॉल है, इसमें गति रहेगी, तो उसमें जो ऊर्जा होगी उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है ½ mv², यानी कि 1/2 × m × v का स्क्वायर। ठीक है,
हाफ हो गया कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया, गुणा मास हो गया, मास किसी भी चीज में द्रव्यमान तो होगा ही, तभी उसमें ऊर्जा होगी। ठीक है, और उसका जो गति रहेगा तभी, अगर रुका हुआ है तो गति जो है जीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या है, वेग है, वेग ही जीरो हो जाएगा। रुका हुआ है तो वेग ही जीरो हो गया, तो गति जो है जीरो हो जाएगी। तो जो कोई भी समान गति में रहेगा उसी उसी के पास गति ऊर्जा होगी। और हाफ एम गुणे भी स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला उसका निकालने का, क्योंकि हाफ एम यानी कि एम द्रव्यमान हो गया और भी क्या हो गया, वेग, वेग का स्क्वायर करते हैं। और स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा देखिए क्या होता है, हाइट पर डिपेंड करता है। ये पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज पड़ा हुआ है, यहाँ पे हाथ में आप रोके हुए हैं, तो इसके पास एक स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है। मान लीजिए कि इसको हाथ से पकड़े होल्ड किए हुए कोई भी चीज को, तो इसके पास अगर हाथ से छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो इसके पास एक ऊर्जा है, तभी तो ये नीचे जा रहा है। ऊर्जा नहीं रहता तो मूव ही नहीं करता, इसलिए इसको एक एक तरफ इसके पास जो भी मतलब कि हाइट पे डिपेंड करता है। एक्चुअली में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एस। एम क्या होता है, मास होता है, जी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है। पृथ्वी क्या लगाती है, फोर्स लगाती है हर चीज पे। जब फोर्स लगाती है तो पृथ्वी का ही एक त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है, जिसका मान 10 होता है, जिसके बारे में यहाँ पे देखिए अभी पढ़ने वाले हैं। और हाइट एच होता है, यानी कि पृथ्वी से जितना ऊपर रहेगा ये हाइट एच लेते हैं। इस तरह से एम जी एच हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। अभी देखिए भार क्या होता है, एम जी। और भार में और द्रव्यमान में क्या अंतर है, भार में क्या होता है कि एम जी, भार एक तरह का फोर्स होता है, एक तरह का बल होता है। देखिए बल क्या होता है, एम गुणे ए होता है। बल क्या होता है, अभी तो हम लोग पढ़े थे, एक बराबर क्या होता है, एक बराबर एम और ए होता है। ठीक है, एम क्या होता है, द्रव्यमान। तो ये यहाँ पे देखिए एम द्रव्यमान हो गया, ए क्या होता है, त्वरण। यहाँ पे ये त्वरण किस चीज का त्वरण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। ये भी तो जी एक त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, जी एक गुरुत्वाकर्षण त्वरण, की पृथ्वी जो बल लगाती है उसका त्वरण होता है ये। अभी पीछे हम बताए थे कि त्वरण कहाँ से आता है, बल लगाने से ही त्वरण आता है। तो पृथ्वी एक बल लगाएगी तो उसका एक त्वरण रहेगा, तो जी होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो यानी कि मास में त्वरण गुणा कर रहे हैं तो भार आ रहा है, एम जी होता है भार। क्योंकि भार भी क्या है, एक तरह का फोर्स ही है, यानी कि बल है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान सिंपल होता है, द्रव्यमान जो कि हमारा मास है, जो कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन भार बदलता रहेगा, जी बदल जाएगा तो भार बदल जाएगा। ठीक है, जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, जो कि 9.8 होता है। लेकिन जब कैलकुलेशन में इसका यूज करना रहेगा तो हम लोग 10 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, 10 से भी आंसर सेम आता है। अब देखिए ऊंचाई बढ़ने से घटता है, जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी है, और पृथ्वी से जैसे जैसे ऊंचा जाते रहेंगे तो ये जी घटता जाता है, जी का मान घटता जाता है। ठीक है, एक फार्मूला होता है जिसमें कि कांस्टेंट जी करके कुछ ऐसे रहता है, आर बाई इस तरह से प्रोपोर्शनल में नीचे आर कुछ रहेगा, इस तरह से आर स्क्वायर वगैरह कुछ रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो गूगल का आप लोग सर्च मान लीजिएगा। यानी कि ये जी कांस्टेंट रहता है, नीचे आ रहता है कि जैसे जैसे दूरी पृथ्वी से बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि ये फॉर्मूला पूछता नहीं है आपसे, बस ये पूछेगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है बस जी का मान घटता रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है जो कि पृथ्वी का जो त्वरण है वो ऊंचाई बढ़ने से घटता है, यही पूछता है। ठीक है, और पोल्स पे क्या होता है, जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी इस तरह से पृथ्वी है, ये इसको बोलते हैं साउथ नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, ये पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण का मान, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा पोल्स पे होता है। ये पूछता है तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ध्रुवों पे होता है, पोल्स पे होता है। ठीक है, तो ये बदलना। और चांद पे कितना होता है, पूछता है चांद पे G/6 होता है, यानी कि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी है, तो वहाँ पे जो चांद चंद्रमा होगा वो भी तो अपनी ओर खींचेगा, तो उसका त्वरण कितना होता है, G/6 होता है। ठीक है, जी में 6 होता है, G/6 होता है। ठीक है, तो जी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में इतना सब कुछ। ये G/6 कितना है, चांद का त्वरण होता है। चांद पे अगर हम जाते हैं तो चांद भी अपनी तरफ खींचेगा, तो चांद का भी तो त्वरण होगा, जब फोर्स लगाएगा अपनी तरफ तो उसका भी त्वरण होगा, G/6 होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का 6 भाग होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण 6 है। ठीक है, पृथ्वी का क्या है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ये जो स्थिति निकालते हैं उसमें मास होता है, इनकी द्रव्यमान होगा जो कि 10 kg 20 kg जो भी दिया रहेगा, ये जी होगा। जी का मान हमेशा फिक्स होता है, 10 लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन में। और ये हाइट होगा, मास इसका पता हो, हाइट पता हो, पृथ्वी कितना ऊपर है, तो हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। जी तो हमेशा 10 ही होगा। ठीक है, MGH होता है, याद रखना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन।
एक चीज यहाँ सूत्र है पावर। पावर यानी कि हिंदी में शक्ति। शक्ति क्या होता है कि जैसे ऊर्जा निकालेंगे उसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे, इसी को शक्ति बोलते हैं। इसके यूनिट कैसे निकालेंगे, ऊर्जा का जूल होता है यानी कि एस, जूल बाई एस को यानी कि जूल बाई एस है, इसी को एक शॉर्ट में वाट लिखते हैं। क्योंकि भाप इंजन का आविष्कार वाट में किया था, तो भाप इंजन को ही मतलब उसके उसी की जगह पे इसको जूल बाई एस को उसी के नाम पे वाट दिया गया है। वाट यूनिट से जूल बाई सेकेंड को ही वाट बोलते हैं, एसआई यूनिट है। ऊर्जा बाई समय, शक्ति निकालना होगा तो ऊर्जा बाई समय कर देंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। याद रखना भार हमेशा क्या होता है, एम जी होता है, मास गुणे उसका जो जी है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, पृथ्वी पर। लेकिन पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा। यहाँ पे पृथ्वी पर 600 न्यूटन की एम और जी है, तो एम यहाँ पे मान लो कि 60 होगा, तभी तो जी 10 होगा, तभी तो 600 न्यूटन भार आया है। यहाँ पे एम कितना 600 न्यूटन भार पृथ्वी पे है, यानी कि 60 होगा इसका द्रव्यमान और 10 इसका जी होगा, तो 600 न्यूटन हो गया भार, पृथ्वी भार। लेकिन चंद्रमा पर जाएगा तो ये द्रव्यमान तो नहीं चेंज होगा, लेकिन जी तो चेंज हो जाएगा ना, जी तो चेंज हो जाएगा। जी कितना हो जाएगा, जी बाई 6 हो जाता है, यानी कि तो 10 बाई 6 हो जाएगा, तो 10 बाई 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 से 6 यहाँ से कट के 10 मिनट में क्या हो जाएगा, तो एम 100 हो जाएगा, इनकी 6 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे भार 600 है, तो यहाँ पे भार चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइड करेंगे 100 में। जी बाई 6 होता है तो भार में भी जी बाई 6 मतलब भार में भी 6/6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चंद्रमा पर जो भार होता है 6/6 से कम होता है, बाई 6 हो जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है। जब भी हम छलांग लगाते हैं पृथ्वी पर तो क्या छलांग लगाने में दिक्कत कौन आता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण, मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फोर्स, जो फोर्स होता है वही तो हमको नीचे खींचता है, इसलिए तो हम ज़्यादा छलांग नहीं लगा पाते। लेकिन जो चंद्रमा का त्वरण है पृथ्वी से 6 गुना कम है, तो 6 गुना जब कम है तो वहाँ पे तो कम खींच पाएगा चंद्रमा, तो इसलिए हम ज़्यादा वहाँ छलांग लगा पाएंगे। इसका आंसर क्या होगा कि वो चंद्रमा पर भारहीन होता है, ऐसा नहीं है, भारहीन तो होगा नहीं, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके वजह से वातावरण से कोई लेना देना है नहीं छलांग का। चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अतल अल्प है, मतलब कम है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा सी। चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है, अल्प है मतलब कम है। चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण कम है, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो खींचता है नीचे की तरफ, तो कम रहेगा तो हम ज़्यादा ऊपर छलांग लगा पाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अगर हम पृथ्वी पर बॉल को मान लीजिए कि 60 मीटर मारते हैं ऊपर की ओर, चंद्रमा पर कितना मारेंगे, 6 गुना ऊपर चला जाएगा वो, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है वहाँ का, तो 360 मीटर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों कठिन है। चलने के लिए फ्रिक्शन फोर्स का जरूरत होता है, बर्फ में फ्रिक्शन फोर्स एकदम लगभग ना के बराबर कम होगा। घर्षण फोर्स बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए बर्फ सख्त होती है, ऐसा कुछ नहीं, सड़क बर्फ से सख्त बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क से घर्षण ही फोर्स तो होता है, इसलिए तो हम चल पाते हैं, घर्षण के वजह से सड़क पर हम चल पाते हैं। लेकिन जब बर्फ पे चलेंगे तो फिसलेंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ फिसलते इसलिए क्योंकि वहाँ घर्षण कम है। जितना स्मूथ सरफेस रहेगा, जितना फाइन सरफेस रहेगा, उस पर घर्षण बल कम होता है, और जितना ही रफ सरफेस रहेगा उस पर घर्षण बल ज़्यादा रहेगा। तो बर्फ एक स्मूथ सरफेस, उस पर घर्षण बल कम होगा, उसी के चलते हम उस पर चलने में कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम है। क्योंकि टायर होता है तो टायर का ग्रिप रहता है, तो ग्रिप क्यों रखते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन रोड के साथ फ्रिक्शन अच्छा रहेगा तो बढ़िया से फिसलेगा नहीं, जब ग्रिप गिर जाता है तो फिसलने लगता है, क्योंकि घर्षण बहुत कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित क्या रहती है, आयतन। वस्तु की जब मात्रा बदल देंगे, यानी कि पहले कुछ और था अब ज़्यादा या कम कर देंगे, तो आयतन भी तो बदल ही जाएगा, भार भी बदल जाएगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान ही बदल जाएगा। पहले इतना सारा वस्तु था, अब इतना सारा हो जाएगा, तो द्रव्यमान बदल जाएगा। भार क्या होता है, द्रव्यमान गुणे जी, तो भार भी बदल जाएगा, और आयतन तो बदलेगा ही। बदलता क्या नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन एक नहीं दिया है, डी ऑप्शन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा मतलब यहाँ पे होता है डेंसिटी, इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व होता है, हिंदी में घनत्व होता है, ठीक है। डेंसिटी मान लीजिए डेंसिटी होगा, ठीक है, घनत्व होता है, आप लिख लीजिएगा घनत्व होता है,
ठीक है, घनत्व होता है, लिख लीजिएगा। घनत्व नहीं बदलता था। घनत्व होता क्या है, तो डी से मान लीजिए डेंसिटी होता है, इसको डी से डिनोट कर देते हैं। घनत्व होता क्या है, घनत्व बराबर होता है मास द्रव्यमान बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि हिंदी में होता है आयतन। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास तो यानी कि द्रव्यमान तो बदलेगा, साथ साथ आयतन भी बदलेगा। तो जितना द्रव्यमान बदलेगा उतना आयतन बदलेगा। तो दोनों का जो दोनों का डिवीजन होगा वो सेम हो जाएगा, यानी कि दोनों का डिवीजन डेंसिटी है ना वो सेम हो जाएगा। जैसे कि डेंसिटी की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पानी रखा हुआ है। पानी का कुछ डेंसिटी होता होगा, इनकी इसका घनत्व होता होगा। ठीक है, अब इसमें और पानी ला के रख दिए, और पानी ला के रख देंगे तो क्या होगा, और इसका क्या होगा, आयतन तो बढ़ गया क्योंकि पहले इतना ही था, अब इतना ज़्यादा हो गया। और द्रव्यमान भी बढ़ गया क्योंकि इसका वेट तो बढ़ जाएगा, ज़्यादा जुड़ गया तो भार तो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान में जी का गुणा करते हैं तो जी तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन द्रव्यमान बदल गया तो भार ही बदल गया। लेकिन इसका घनत्व तो नहीं बदलेगा, पानी का जो घनत्व रहेगा वही घनत्व हमेशा रहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है, इफ टू अनइक्वल मासेस possesses the same kinetic energy then the heavier mass है। देखिए इसको हिंदी में हम समझाते हैं कि टू अनइक्वल मतलब कि जो कि समान नहीं है, मासेस दो वो मास है मान लो। ठीक है, एक मास ये लेते हैं, ठीक है, दूसरा मास ये लेते हैं, जो कि बराबर नहीं है, यानी कि दोनों का द्रव्यमान बराबर नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि इन दोनों का द्रव्यमान यानी कि मास, इंग्लिश में मास बोलते हैं और हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। तो दोनों का द्रव्यमान अगर बराबर नहीं है और काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या क्या मतलब कंडीशन हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी पहले होता क्या है, इसको के से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का होता है हिंदी गतिज ऊर्जा, अभी ऊपर पढ़े थे हम लोग गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को के से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, गति में जो चीज होता है इसका फॉर्मूला होता है हाफ, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, हाफ एम और वी का स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा तो क्या होगा कि दोनों काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम कर देते हैं। ठीक है, इधर भी काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, इसका मान लेते हैं मास m2 रहेगा और इसका मान लेते हैं मास, क्योंकि मास अलग अलग है, अनइक्वल मास है, दोनों का मास सेम है तो m1 रहेगा m2 हो गया। और वेलोसिटी यानी कि इसका वेग भी अलग अलग होगा। ठीक है, वेग यानी कि स्पीड दोनों बात बराबर है, तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ से हाफ तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचा mv1 स्क्वायर और m2v2 स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो क्या m1 m2 तो बराबर नहीं है, क्योंकि v1 v2 भी बराबर नहीं होगा। तो मान लीजिए कि जो ये दोनों इनका तो गुणा बराबर होना चाहिए, m1 प्लस v1 का स्क्वायर गुणे बराबर और बराबर m2 प्लस v2 का स्क्वायर, यानी कि ये जो गुणा करके 10 आना चाहिए, इधर भी 10 ही आना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर है। हाफ हाफ तो मान लीजिए कि बराबर हो गया, तो ये दोनों का गुना तो बराबर होना चाहिए, यानी कि गुना करने पे 10 आया तो इधर भी 10 ही आना चाहिए। अब मान लीजिए कि मास इसका कम है तो वेलोसिटी इसका ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि मास इसका 10 है, मान लीजिए कि मास इसका 2 है, तो इसमें v1 का स्क्वायर तो 5 होना पड़ेगा ना जी, v1 का स्क्वायर 5 होगा, 5 होना के 10 है। मान लीजिए कि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास 5 है, तो इसका मास 5 है, तो v2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो 2 ही होना चाहिए ना, तभी तो गुना करके कम मतलब 10 ही आएगा। इसका मास अगर कम रहेगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होना पड़ेगा, मास इसका ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होना पड़ेगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा। तो वही दिया है कि हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तो हैवियर मासेस, हैवियर मासेस कौन होगा, जिसका हैवियर मासेस होगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यानी कि वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। है लोअर स्पीड, ठीक है, लोअर स्पीड यानी कि स्पीड कम होगा, लोअर माने कि कम स्पीड होगा। और लोअर मासेस क्या होगा, जिसका मास कम है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि गुना सेम आना चाहिए, तो जिसका कम है तो उसकी ये क्वांटिटी कम रहेगा तो ये ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़्यादा है तो ये वाला मास ज़्यादा है तो ये कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का गुना वाला से सेम ही आना चाहिए ना, लोग बराबर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर किए हुए। हैवियर मासेस है लोअर है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट वेयर इंटायर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक मतलब कि एक पॉइंट पे मान लीजिए पूरा ये बॉडी है, एक पॉइंट पे पूरा वेट उसका
एक इंटायर वेट है, तो इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये पूरा वेट उस पर इसी पॉइंट पे है, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो चलिए, घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। बल की दिशा में किसी कोण पर बल की दिशा के लंब और बल की दिशा में काम करता है। देखिए घर्षण बल कैसे काम करता है, ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, अर्थ पे कोई एक ब्लॉक है और इस पर खींचा जा रहा है। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट पे है, ब्लॉक यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे है, इसको खींचा जा रहा है, तो इधर खींचेंगे ये बल हो गया, इधर बल लगाएंगे तो घर्षण किधर लगेगा, अपोजिट, इधर मूव करेगा ब्लॉक, तो घर्षण इधर लगेगा, इधर मूव करता है उधर उसके अपोजिट लगता है, तो बल की दिशा के विपरीत काम करता है, घर्षण बल हमेशा विपरीत करता है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि क्या होता है, संवेग। मोमेंटम का हिंदी होता है संवेग। संवेग अभी पढ़ाए थे हम ऊपर। संवेग ऑब्जेक्ट मास हाफ मूविंग विथ वेलोसिटी 2v। मास दिया है हाफ एम, ठीक है, मास हाफ एम दिया है और वेलोसिटी 2v दिया है, तो संवेग निकालना है। अभी देखिए ऊपर पढ़ाए थे हम संवेग के बारे में, संवेग क्या होता है। ठीक है, देखिए संवेग वेग का ही होता है, वेग ही होता है लगभग लगभग, इसको संवेग यानी इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। ये एम भी होता है, मास यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग कर दीजिए, संवेग हो जाएगा। द्रव्यमान यहाँ पे दिया ही है हाफ, ये द्रव्यमान हो गया और इसमें गुना क्या, यहाँ पे वेग दिया है 2v, वेलोसिटी का मतलब वेग होता है, तो 2v गुना कर दीजिए, ये 2 से ये 2 कट गया और क्या बचा m गुणे v, तो m भी हो जाएगा। एम भी देखिए एम सर यहाँ पे होता है, मास गुणे v कर देना चाहिए। SI यूनिट ऑफ ऑसिलेशन बताए थे, ऑसिलेशन के बारे में बताए थे कि ऑसिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज, वेग का चेंज होता है। ठीक है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टाइम कर देते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी v2 माइनस v1 है, तो इनका यूनिट क्या होगा, इनका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम से डिवाइड करेंगे तो टाइम का यूनिट मीटर सेकेंड होगा, तो ये सेकेंड गुणा हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो सेकेंड है, ऊपर इसको लेकर चले आते हैं, इसमें मतलब गुणा कर देते हैं मीटर में, तो यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे -2 आता है। ऐसे नहीं पढ़े हैं कि 1/10 होता है, तो ऊपर लेके जाएंगे 10 को, तो 10 का पावर -1 हो जाएगा। इसी तरह से हो जाएगा, सेकेंड को ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर इंटू सेकेंड का -2 हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है इस तरह से। अभी एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा है कि ग्रेविटी यानी कि पृथ्वी की वजह से जो त्वरण लगता है किस पे डिपेंड नहीं करता, तो डेप्थ पे, डेप्थ यानी कि डेप्थ पे डिपेंड करेगा। डेप्थ यानी कि ये लेंथ कहाँ पे है, आप ये लेंथ पे तो डिपेंड करेगा। बोले थे जो त्वरण होता है पृथ्वी का, ये जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो घटता जाता है, डेप्थ पे डिपेंड करेगा। एल्टीट्यूड भी वही होता है कि पृथ्वी से कितना ऊंचा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। और शेप ऑफ अर्थ के शेप पे भी डिपेंड करेगा। इसके लिए अर्थ अगर गोल है तो अलग रहेगा, कुछ अलग मान लीजिए शेप रहता है, अभी तो गोल ही है, कुछ अलग तरह का शेप होता है, उसके मतलब उसका डी का मान कुछ अलग होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कुछ अलग होता है, मास पे डिपेंड कभी नहीं करता। ठीक है, तो मास पे डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मास। ये वही क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन है वही रिपीट हो गया। एक क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और पृथ्वी पर इसका भार क्या हो। तो भार एक फोर्स होता है, भार एक फोर्स होता है, भार बराबर क्या होगा, भार बराबर होता है जो कि मास और उसमें जी का गुणा करते हैं। जी एक गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, जी जिसका मान हमेशा 10 होता है, तो मास इसमें दिया ही हुआ है 10 और इसमें जी का गुणा कर देंगे जो कि हमेशा 10 होता है। 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन करते हैं तो 10 लिखते हैं, तो 10 में 10 कितना हो गया 100। और भार एम जी क्या होता है, ये एम है, जी के त्वरण है यानी कि ए हो, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, इसी फोर्स द्वारा जो एक्सेलरेशन लगता है, जो त्वरण लगता है, उसको ए बोलते हैं, लेकिन जो पृथ्वी के जो द्वारा त्वरण लगाया जाता है उसको जी बोल दिया गया है। तो ए भी ए ही, ठीक है, ए का ही पार्ट है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा त्वरण है इसलिए इसको जी बोलते हैं। तो एम ए है, तो एम ए को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ये भी तो भार क्या निकला, भार भी एक फोर्स ही तो निकला था, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसका यूनिट भी न्यूटन ही होगा। तो भार कैसे निकालते हैं, 10
जब इसका द्रव्यमान दिया रहेगा उसमें जी का गुणा कर देंगे, जी यानी कि 10 से गुणा कर देंगे, जी होता है। ठीक है, यहाँ पे 100 कहीं दिया नहीं है तो देखो 98 दिया है, तो क्योंकि 9.8 होता है इक्वल वैल्यू जी का 9.8 होता है, तो अब इसमें गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करना आसान है क्योंकि 10 दिया हुआ है, तो 98 ही तो होगा। वैसे भी 100 के आसपास 98 ही था, तो ऑप्शन ये आंसर है। वेग और समय का गुणनफल, पहले वेग और समय का गुणनफल कीजिए। वेग को v से डिनोट करते हैं और इसको c से, समय को t से डिनोट करते हैं। क्या आएगा वेग और समय का गुणनफल, क्या आएगा v गुणे t क्या होगा। एक तो इसको हम यूनिट से निकाल सकते हैं, देखिए यूनिट v का यूनिट क्या होगा, आराम से निकाल सकते हैं। v का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर और नीचे हो जाएगा सेकेंड। अब ये गुणा कर लेते हैं, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है हमेशा। सेकेंड से सेकेंड का कट गया तो क्या बचा, खाली मीटर बचा, यानी कि ये किसी लेंथ का है, मीटर तो किसी लेंथ का यूनिट होगा सर। ये विस्थापन का यूनिट हो सकता है क्योंकि विस्थापन तो एक लेंथ होता है, इसका यूनिट मीटर ही होता है। चाल का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होता है, ये तो होगा नहीं। अब दूरी का हो सकता है क्योंकि दूरी का यूनिट मीटर होता है, और संवेग तो होगा नहीं क्योंकि ये एम भी होता है, इसमें एम आ गया भी आ गया, तो भी में तो मीटर पर सेकेंड होगा, तो ये तो होगा नहीं। दूरी और विस्थापन हो सकता है कोई भी है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि वेग गुणे समय, यहाँ पे वेग है, वेग क्या है, एक सदिश राशि जिसमें कि दिशा होता है, तो दिशा वाला ही सही होगा। ठीक है, विस्थापन हो, और हम आपको वेग के बारे में क्या पढ़ाए थे, वेग भी है तो वेग के बारे में क्या पढ़ाए थे, विस्थापन ही तो पढ़ाए थे। ठीक है, देखिए ऊपर विस्थापन भाई समय पढ़ाए थे वेग के बारे में। देखिए ये वेग रहा, ये विस्थापन बाई समय, वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बाई समय, और गति बराबर क्या हो गया, दूरी बाई समय, क्योंकि ये ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखेंगे वेग, वेग बराबर मान लीजिए कि ये हो गया, तो विस्थापन समझिए। ठीक है, विस्थापन मान लीजिए कि विस्थापन नीचे क्या है, समय है, नीचे क्या है, समय है, तो ये वाला समय आके यहाँ गुणा हो जाएगा, तो वेग गुणे टी हो जाएगा। ये वाला समय आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये वाला समय यहाँ के गुणा वेग गुणे टी हो गया, तो ये इधर क्या बचा, विस्थापन तो बचा, तो वही तो बोल रहा है ये, तो यहाँ नहीं यहाँ बोल रहा है वेग गुणे समय, तो वेग गुणे समय क्या हो जाएगा, वेग वेग क्या था, विस्थापन, विस्थापन को मान लीजिए कि से डिनोट करते हैं, तो ये टी है। ये वाला इधर का जो होता है बराबर के इधर का गुणा हो जाता है, तो क्रॉस करेंगे तो भी गुणे टी हो जाएगा, भी गुणे टी बराबर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ये विस्थापन आ जाएगा बराबर में, भी गुणे टी, भी गुणे टी क्या आ गया बराबर क्या नहीं, वेग गुणे समय, वेग और समय का गुणा क्या आ गया, विस्थापन है। एक तो यहाँ यूनिट से निकाल सकते हैं, यूनिट से पता चल गया, सेकंड सेकंड कट गया, मीटर बचा, तो मीटर किसका यूनिट, विस्थापन का हो सकता है, दूरी का हो सकता है, तो वेग क्या है, दिशा वाला है, दिशा वाला होगा, दिशा वाला विस्थापन में दूरी नहीं होगा, और यही चाल रहता है तो दूरी हो जाता है, चाल गुणे समय क्या होगा, दूरी हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10 kg का, ठीक है, 10 kg का मास है, मूविंग यानी कि मूव कर रहा है, कितने 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड 2 मीटर पर सेकंड दिया है, तो कैनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा को के से डिनोट करते हैं, इसका हिंदी होता है गतिज ऊर्जा पूछा हुआ है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, याद रखिएगा हमेशा, हाफ mv² होता है, तो उस फॉर्मूला में सब सारा चीज पुट कर देगी, हाफ हो गया 10 kg का मास दिया ही हुआ है, और इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, यानी कि ये स्पीड कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड ही होता है हमेशा, हाफ इंच से भी यहाँ पे वेग नहीं होता, स्पीड होता है, क्योंकि गति ऊर्जा एक अधिक रहती है, तो यहाँ अधिक ही रहती है। तो यहाँ से 2×5=10 हो जाएगा, यहाँ पे कटते हैं, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4×4=25 हो जाएगा, तो फॉर्मूला से निकल जाएगा। एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इफेक्टिव, यानी इसका मतलब कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास कैपेबिलिटी क्षमता है, कार्य करने की, वर्क माने कार्य करने की क्षमता है, उसको क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं, तो है कार्य करने की क्षमता क्या बोलते हैं। और पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी,
जो भी एनर्जी खर्च किया और नीचे टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसको पावर बोलते हैं। कार्य क्या होता है? वर्क। कार्य को कैसे निकालते हैं? फोर्स जो लगा रहे हैं, फोर्स में गुणा कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं ए से डिनोट करते हैं, यानी विस्थापन से। तो बल में विस्थापन से गुणा कर देते हैं तो फोर्स निकलता है। ठीक है। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जिसमें गति होता है तो इसका फॉर्मूला भी ऊपर क्वेश्चन बनाए थे, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम ई और एच होता है कि पृथ्वी से कितना ऊपर हाइट पर है, हो गया। जी होता है, हम इसे 10 लेते हैं, होता 9.8 है कहीं, लेकिन 10 है। अब मास होता है इनकी जो भी वस्तु का द्रव्यमान दिया रहेगा। इस तरह से स्थिति जो निकाल लेंगे, इस तरह से गति जो निकाल लेंगे। ठीक है। अब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आगे का।